बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जिस टॉपिक का आगाज़ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर किया था, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन होने वाली है। इसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन ये है कि जनाब आपके टीचर सर अहमद की आज बर्थडे है, यानी कि आज 27 फरवरी को मेरी सालगिरह का दिन है। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम वजह है, वो जिसकी वजह से हमारी वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी, वो ये कि हम ये बात डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि जिनके सबब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो शेयर्स इशू करती है और शेयर्स इशू करने के बाद आवाम की जेबों से पैसा निकलवाती है, जिसके हवाले से हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि हम इंशाल्लाह आपको ये बात तफसील से बताएंगे, या ये बात हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करते हुए पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करती है कि जिसके तहत शेयर्स के पैसे जो हैं वो आवाम की जेबों से निकलवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जिस बात को आपको डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं वो पॉइंट नंबर 6 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक आज के इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5 लास्ट वीडियो लेक्चर में हम तफसील से बयान कर चुके हैं, जिसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना देखिए वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे कंसेप्ट याद रखिएगा, जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड सवालात को बेहतर तौर पर इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज की हमारी ये वीडियो लेक्चर ना सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक दोनों क्लासेस में मौजूद है। स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट और ओवरऑल 6 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, शेयर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड ये पॉइंट है। पहली बात, शेयर्स एप्लीकेशन से क्या मुराद है? एप्लीकेशन का मतलब तो आप जानते हैं दरख्वास्त। शेयर्स एप्लीकेशन का मतलब होता है शेयर से रिलेटेड दरख्वास्त होगी, लेकिन ये कोई वैसी दरख्वास्त नहीं है जो अब तक आपने स्कूल लाइफ में पढ़ी थी कि आई बैक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट वगैरह वगैरह। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होने वाला है, दरख्वास्त दी जा रही है। कौन दरख्वास्त दे रहा है? जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहा है। जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहा है वो कंपनी को दरख्वास्त दे रहा है। किस कंपनी को? जिस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहा है। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना चाह रही है, यहाँ मार्केट से क्या मुराद है याद रखिएगा, मार्केट से मुराद है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि शेयर्स की खरीदो फरोख्त कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज में होती है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कहाँ वाक़ है? आई चौधरी रोड के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज आपकी वाक़ है। उस स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है, जहाँ पर सारे के सारे जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके बैंक्स हैं, जहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबके हेड ऑफिस उसी पट्टी के ऊपर मौजूद हैं, और वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी मौजूद है। उस सड़क को हम क्या कहते हैं? आई चौधरी रोड। स्टूडेंट्स, से तो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये बात बता दी। असल बात ये है कि शेयर्स एप्लीकेशंस के अंदर प्रोसीजर क्या होगा। जो कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाह रही है, वो करेगी क्या? जो मुल्क के मारूफ और मशहूर व मारूफ कहना चाहिए जो अखबारात होते हैं, भले वो इंग्लिश के हों या भले वो उर्दू के हों, उसके अंदर वो इश्तिहार शाया करवाती है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आ जाएंगे डेली डॉन है, डेली न्यूज़ है। उर्दू न्यूज़पेपर की अगर हम बात करेंगे तो द वन एंड ओनली डेली जंग है। करेगी क्या कंपनी करेगी कि इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जो अहम अखबारात हैं, छोटे मोटे अखबारात में इश्तिहार शाया नहीं करवाएगी, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स में क्या करेगी? इश्तिहार शाया करवाएगी और बोलेगी उस इश्तिहार के अंदर कि हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इतना ऑफ़र कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं, 20,000 शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं, कोई भी नंबर ऑफ़ शेयर्स जितना वो मुनासिब समझती होगी कंपनी, वो शेयर्स ऑफ़र करेगी। याद रखिएगा, मुनासिब समझने का मतलब ये होता है कंपनी सारा काम कैलकुलेटेड करती है। कैलकुलेटेड करने का मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपनी सोच समझ के नंबर ऑफ़ शेयर्स को ऑफ़र करती है कि इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर हम ऑफ़र करेंगे तो हमको इतना पैसा जनरेट होगा आवाम की जानिब से। होगा कुछ यूँ कि अगर कंपनी नंबर ऑफ़ शेयर्स इतना ऑफ़र कर रही है, उतने नंबर ऑफ़ शेयर्स को ऑफ़र करने के साथ साथ वो बता देगी कि भाई जनाब अली इतने जो शेयर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र करने का मतलब इतने शेयर्स हम चाह रहे हैं कि आप हमसे ख़रीद लें। कौन ख़रीद ले? जनरल पब्लिक ख़रीद ले। अब होगा क्या? होगा ये कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा कंपनी के वो शेयर्स ख़रीदना चाह रहा है, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि उस बंदे का लाजमी तौर पर बैंक अकाउंट होना चाहिए।
फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे का बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, भले वो किसी भी बैंक में हो, बैंक अकाउंट अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो शेयर ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होगा। शेयर्स ख़रीदने के लिए लाजमी है कि आपका बैंक अकाउंट मौजूद हो, भले वो आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में ओपन करवाएं, बैंक अकाउंट होना शर्त है। अब बैंक अकाउंट होने के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है आपके अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करिए आप टोटल फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, एक शेयर फ़र्ज़ करें 10 रुपये का है, तो 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10,000 रुपये कम अज़ कम आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होगा और कंपनी के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी के आप शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज 1000 shares of ₹10 each, then it means that total 10,000 rupees will be transferred from your account to the company's account। ये बात तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये बात बताइएगा कि शेयर्स एप्लीकेशन से मुराद कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे शेयर्स एप्लीकेशन से मुराद वो अमाउंट होती है कि जो कि कंपनी ने हासिल की है, किससे? जनरल पब्लिक से हासिल की है। और याद रखिएगा शेयर्स एप्लीकेशन जो होता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई आपसे पूछे इसकी नेचर क्या है शेयर्स एप्लीकेशन की, तो आप बोलेंगे शेयर्स एप्लीकेशन की नेचर होती है करंट लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे करंट लायबिलिटी कैसे बन जाएगी कंपनी की? तो करंट लायबिलिटी इसलिए बन जाएगी क्योंकि कंपनी ने आवाम की जेबों से पैसा निकलवा लिया है और अब वो पैसा किसके पास है? वो पैसा कंपनी के अकाउंट में आ चुका है। अब कंपनी की जिम्मेदारी क्या बन गई? कंपनी की जिम्मेदारी ये बन गई कि या तो आवाम को जो कि जिनका पैसा आपने लिया है उनको शेयर्स आप इशू करें, या अगर किसी वजह से उनको शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर उनका पैसा क्या किया जाए? उनको रिफ़ंड किया जाए, पैसा उनको वापस किया जाए। क्या बात समझ में आई? कि या तो आप उनको शेयर्स इशू करेंगे और अगर शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं तो फिर लाजमी तौर पर उनका पैसा उनको रिफ़ंड करेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर किस सूरत में शेयर्स इशू किए जाएंगे, किस सूरत में पैसा रिफ़ंड किया जाएगा, वो सारी तफसीलात आज इंशाल्लाह आ जाएंगी। ये बात दिमाग में रखिएगा, शेयर्स एप्लीकेशंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी ये कब तक रहेगी? जब तक कंपनी या तो शेयर्स इशू ना कर दे या फिर कंपनी जो उनका पैसा रिफ़ंड ना कर दे। दोनों सूरतों में अगर एक सूरत भी नहीं हुई है, यानी कि दोनों सूरतें नहीं हुई हैं, तो फिर याद रखिएगा ये कंपनी की लायबिलिटी बरकरार रहेगी। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं तब भी कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए हैं बल्कि उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया है, जो लास्ट पॉइंट में आप पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में भी कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स दैट शेयर्स एप्लीकेशंस इज़ नथिंग बट द करंट लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी का प्रोसीजर क्या है शेयर्स को हासिल, शेयर्स के एवज में पैसे हासिल करने का, वो मैंने आपको तफसील से बता दिया कि एप्लीकेशंस हासिल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि वो न्यूज़पेपर में ऐड शाया करवाएंगे। ऐड के एवज में लोग उन जो ख़रीदना चाह रहे हैं शेयर्स, वो उनके अकाउंट से पैसा निकलेगा जितने वो शेयर्स ख़रीदना चाह रहे हैं, और पैसा निकलने के बाद कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। याद रखिएगा बैंक अकाउंट होना आपके लिए लाजमी है जो आप कंपनी के शेयर्स ख़रीदना चाहते हो। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट क्या है? वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सब्सक्रिप्शन का पहली बात मतलब क्या है वो समझिएगा। एक चीज़ होती है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक आने वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन। दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं। पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि कंपनी टोटल 10,000 शेयर जो है वो क्या कर रही है? ऑफ़र कर रही है। अगर कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफ़र कर रही है और एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपये के लिहाज से, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी चाह ये रही है कि टोटल पैसा जो उसके अकाउंट में आ जाए वो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1,00,000 रुपये। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है वो समझिएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ़र कर रही है, जितने चाह रही है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके फ़रोख्त हो जाएं, बिक जाएं, उसके एवज़ में उसको आवाम की जानिब से जो शेयर्स आवाम ख़रीद रही है वो उतने नहीं खरीद रही जितने कंपनी बेचना चाह रही है। अब बोलेंगे क्या मतलब? मैं बोलूँगा इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर 10,000 शेयर्स कंपनी ऑफ़र कर रही है तो आवाम की जानिब से जो शेयर्स ख़रीदने के लिए एप्लीकेशंस जमा हुई हैं, सबमिट हुई हैं, वो 10,000 से क्या हुई हैं? कम हुई हैं। वो एक छोटी सी एग्जांपल से इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीक़े से मैंने अभी आपको बताया 10,000 शेयर्स कंपनी ऑफ़र कर रही है, 10 रुपये के लिहाज से ऑफ़र कर रही है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी टोटल पैसा आवाम की जेबों से निकलवाना चाह रही है, वो कितना निकलवाना चाह रही है? 1,00,000 रुपये। क्योंकि 10,000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 1,00,000। लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए कंपनी को टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, फ़र्ज़ करिए 9,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹10, तो इसका मतलब वो इसकी रकम कितनी बन जाएगी स्टूडेंट? 90,000 रुपये बन जाएगी। बताइएगा कंपनी चाह कितना रही थी पैसा आवाम की जेबों से निकलवाया जा सके? टोटल 1,00,000 रुपये।
किस बुनियाद के ऊपर? 10,000 शेयर तो 10 से मल्टीप्लाई करें 1 लाख आता है। आवाम ने जो शेयर्स एप्लीकेशन सबमिट करवाई अलॉन्ग विद मनी, दैट सी बात है, पैसे के साथ आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, वो कितनी जमा करवाई? 9,000 शेयर्स एप्लीकेशन जमा करवाई, 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस। और एक शेयर के पैसे कितने जमा करवाए? 10 रुपये करवाए। आवाम की अकाउंट से पैसा निकला, कंपनी के अकाउंट में पैसा पहुंचा, कितना पहुंचा? 90,000 पहुंचा। कंपनी खुद कितना चाह रही थी पैसा पहुंचे? 1 लाख रुपए पहुंचा कितना? 90,000 पहुंचा। कितना पैसा कंपनी के अकाउंट में कम पहुंचा? आप बोलेंगे सिंपल सर 10,000 रुपीज़। मैं बोलूँगा 10,000 किस हिसाब से? आप बोलेंगे सर 1,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिल सके, एक शेयर है 10 रुपये का, तो 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रकम आती है 10,000 रुपये। ये जो 10,000 रुपये है ये कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तौर पर इंशाल्लाह ये बात समझ में आ रही होगी। अंडर सब्सक्रिप्शन से मुराद वो अमाउंट होती है कि जो कि आवाम की जानिब से एप्लीकेशंस की सूरत में कंपनी को मौसूल नहीं हुई होती है, और जितना पैसा मौसूल हो चुका होता है वो किस में जाएगा? जो कि 90,000 है वो जाएगा शेयर्स कैपिटल में, और 10,000 किस में अंदर जाएगा? ये जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि पैसा आवाम की जेबों से निकल कर कंपनी के अकाउंट में नहीं जा सका। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आ रहा है तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो भी हम बात करते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडर राइटर के हवाले से। अंडर राइटर से क्या मुराद होता है? ख्याल रहे अंडर राइटर लिखा हुआ है, अंडरटेकर नहीं लिखा हुआ है जो कि एक रेसलर है। अंडर राइटर लिखा हुआ है। अंडर राइटर क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? अंडर राइटर कोई बैंक हो सकता है, अंडर राइटर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। करता क्या है ये? अंडर राइटर बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एक एग्रीमेंट कर लेता है। किससे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। क्या एग्रीमेंट कर लेता है? कि वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आवाम कंपनी से नहीं खरीदेंगे उन शेयर्स को कौन खरीद लेगा? अंडर राइटर खरीद लेगा। क्या कहते हुए? मैं हूं ना। इट मीन्स दैट अंडर राइटर बेसिकली क्या कर रहा है? उन शेयर्स को खरीदने की एक तरह से यकीन दहानी करवा रहा है, एक तरह से कंपनी को जो है वो बता रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वो शेयर्स खरीद लूँगा जिन शेयर्स को आवाम तुमसे नहीं खरीदेगी। बताइए अंडर राइटर को ये जो सहूलत फराम कर रहा है, किसको? कंपनी को फराम कर रहा है, तो कंपनी का तो भला होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या भला है? कि कंपनी के वो शेयर्स जो आवाम ने खरीद लिए तो आवाम की जेबों से पैसा आ गया कंपनी के पास, और वो शेयर जो आवाम ने नहीं खरीदे वो किसने खरीद लिए? अंडर राइटर ने खरीद लिए। इसका मतलब कंपनी का अपना भला तो हो गया। क्वेश्चन ये अंडर राइटर का क्या भला होगा? अंडर राइटर को कितनी रकत का सवाब पहुंचेगा? तो उसका जवाब ये है कि अंडर राइटर करेगा ये कि जितने शेयर्स खरीदेगा उन शेयर्स की अमाउंट के ऊपर, याद रखिएगा शेयर्स की तादाद पे नहीं, शेयर्स की अमाउंट के ऊपर कमीशन हासिल करेगा। किससे कमीशन हासिल करेगा? कंपनी से हासिल करेगा। तो ये जो कमीशन मिल रहा है ये कमीशन अंडर राइटर के लिए क्या हो जाएगा? फ़ायदा कहलाएगा। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लम्हे को सोचें। कंपनी क्या सोच रही है कि यार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 फॉर एग्जाम्पल बिक जाने चाहिए। कितने रुपए के लिहाज से? 10 रुपये के लिहाज से। कितना पैसा आ जाना चाहिए? 1 लाख रुपए आ जाना चाहिए। पैसा आवाम की जेबों से कितना आया? पैसा आवाम की जेबों से आया 90,000 रुपये। 10,000 रुपये नहीं आया, तो ये 10,000 रुपये किसकी जेब से आ जाएगा? अंडर राइटर की जेब से आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंडर राइटर कमीशन लेगा। एज्यूम करें कि 1,000 शेयर जो कि अंडर राइटर ने परचेज़ किए और 10 रुपये के लिहाज से परचेज़ किए, रकम आई 10,000 रुपये। अंडर राइटर जो 10,000 रुपये जमा करवाएगा कंपनी को, उस 10,000 रुपये की रकम के ऊपर क्या लेगा? कमीशन लेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो कमीशन जो है वो 10% है, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। इट मीन्स दैट 1,000 रुपये कंपनी को भरने पड़ जाएंगे और वो 1,000 रुपये अंडर राइटर क्या हो जाएगा? कमीशन कहलाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो क्या कंपनी का थोड़ा सा नुकसान वाला पहलू नहीं है कि यार 1,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं? ठीक है 10,000 रुपये आ गए अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट थी, लेकिन 1,000 रुपये भरने पड़ रहे हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो कंपनी इसको घाटे का सौदा नहीं कहेगी। इसलिए नहीं कहेगी क्योंकि कंपनी को किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई काम करने के लिए एक मखसूस रकम चाहिए थी, और जितनी मखसूस रकम चाहिए थी उतना पैसा आवाम की जेबों से हासिल नहीं हो सका। तो कंपनी एहतियाती तदाबीर के तौर पर, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अंडर राइटर से एक एग्रीमेंट कर लेती है कि वो शेयर्स जो आवाम नहीं खरीदेगी आप हमसे ख़रीद लीजिएगा। अंडर राइटर के परचेज़ करने की वजह से कंपनी को टोटल अमाउंट जितना वो चाह रही थी वो हासिल हो जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट इससे मिली और एक्चुअल अमाउंट उनसे मिली। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से घाटे का सौदा इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि कंपनी ने एक मामूली सी रकम अंडर राइटर को दे दी बतौर कमीशन, लेकिन अंडर राइटर से वो रिमेनिंग अमाउंट हासिल कर ली, जिस रिमेनिंग अमाउंट की कमी की वजह से कंपनी के लिए क्या हो जाता? एक बहुत बड़ा मसला बन जाता।
उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी आपको कि अंडर राइटर के पैसे दे देने की वजह से कंपनी का क्या भला हो रहा है। कंपनी का भला ये हो रहा है कि वो रिमेनिंग शेयर जो कि आवाम ने उससे कंपनी से नहीं खरीदे थे, वो शेयर जब अंडर राइटर ने परचेज कर लिए तो कंपनी का टोटल पैसा जितना कंपनी को चाहिए था वो टोटल पैसा हासिल करने में कंपनी कामयाब हो जाएगी। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा इनका मुंह मीठा कराना पड़ेगा, तो वो मुंह मीठा कंपनी आराम से करवा देगी। कंपनी के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको कहा जाए। स्टूडेंट हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन अगर आपको बेहतर तौर पे समझ में आया था तो उसका जस्ट रिवर्स है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ मार्केट के अंदर बिकते हैं, इधर कंपनी ने ऑफर किया और उधर लोग एप्लीकेशंस जमा करवा देते हैं अलॉन्ग विद मनी, और एप्लीकेशन जो रिसीव होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा तादाद में रिसीव होती हैं। फ़र्ज़ करें कंपनी जिस तरह ऑफ़र कर रही थी 10,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी की जो पोजीशन है, कंपनी के जो लोगों के नज़रों में गुडविल है वो बहुत हाई है। और गुडविल हाई कैसे बनती है? कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी का सेटअप बहुत बड़ा है, कंपनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। It means that let's suppose if the company is offering 10,000 shares to the public and the par value of the share is rupees, let's suppose 10 rupees, and the applications that have been received from the public is not 9,000 but actually it is 15,000. It means that the amount that has been received by the company is more than that amount that is needed by the company. वो अमाउंट जो कंपनी चाह रही है वो कितना चाह रही है? 1 लाख रुपए चाह रही है, लेकिन कंपनी को जो पैसा मिल रहा है 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा दें, ये रकम बनती है 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंपनी की जेब में पैसा ज़्यादा आ गया, कितना पैसे से? जितना पैसा वो खुद चाह रही थी। कंपनी चाह रही थी टोटल 1 लाख रुपए मिले, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख आता है, लेकिन कंपनी को माशाल्लाह से एप्लीकेशन रिसीव हुई ज़्यादा की, 15,000 शेयर्स की। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है, मल्टीप्लाई किया रकम आई 1.5 लाख। बताएं इस सूरत में कंपनी क्या करेगी? कंपनी के लिए ये वाला जो केस बन जाएगा ज़्यादा वाला, ये बन जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें कंपनी मिस्टर ए का भी उन्होंने पैसा लिया हुआ है, मिस्टर बी का भी पैसा लिया हुआ है, 2 खाली बंदों की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मिस्टर ए का पैसा जो लिया हुआ है उनको वो शेयर इशू कर दें, और मिस्टर बी का जो पैसा लिया हुआ है कंपनी ने उनको पैसा उनको रिटर्न कर दें, वापस कर दें। बताएं क्या मिस्टर बी को एतराज़ नहीं होना चाहिए? 100% एतराज़ होगा। मिस्टर बी को एतराज़ ये हो जाएगा कंपनी के हवाले से कि यार मैंने भी तो आपको पैसे दिए हैं, मेरे भी नोट तो असली थे, मेरा भी बैंक अकाउंट कोई जाली तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इट मीन्स दैट किस खुशी में बी कह रहा है कंपनी से, क्या कह रहा है कि आपने ए को तो शेयर्स दे दिए और मुझे पैसा आप वापस दे रहे हैं। यही चीज़ जस्ट रिवर्स हो सकती है कि अगर कंपनी बी को शेयर्स दे दे और ए का पैसा रिटर्न कर दे तो फिर ए को एतराज़ हो जाएगा कि यार किस खुशी में आप बी को शेयर्स इशू कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी इसका एक मुनासिब और बेहतरीन हल ये निकालती है कि कंपनी करती है बैलेटिंग। बैलेटिंग का मतलब होता है कुरानदाजी। कुरानदाजी के अंदर क्या होगा कि जिस पार्टी का या जिस बंदे का नाम आ जाएगा उस बंदे को शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, और जिस पार्टी का नाम नहीं आएगा उस पार्टी को उसका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये जो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा ये पॉइंट नंबर लास्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है नॉन एलोटीज़। ये नॉन एलोटीज़ का मतलब क्या होता है? ये वो लोग हैं, वो अफराद हैं जिन्होंने शेयर्स एप्लीकेशन जमा करवाई थी, पैसे भी जमा करवाए थे, लेकिन उनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया। जब उनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया तो वो बन गए नॉन एलोटीज़। नॉन एलोटीज़ का मतलब उनको शेयर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं, और जब शेयर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं तो कंपनी फिर क्या करेगी? सीधी शराफत से उनका पैसा जो है वो रिफ़ंड कर देगी। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नॉन एलोटीज़ को जो पैसा रिफ़ंड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही किया जाता है। कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नॉन एलोटीज़ को पैसा आप रिफ़ंड कर रहे हो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ये वाला पॉइंट? तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि अगर फ़र्ज़ करें कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफर कर रही है और कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं, जो पुराना वाला केस में समझा रहा था, 9,000 अगर एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इसका मतलब ये हुआ कंपनी को एप्लीकेशन ही कम रिसीव हुई हैं। जब कंपनी को एप्लीकेशन ही कम रिसीव हुई हैं तो फिर कुरानदाजी का क्या सवाल पैदा होगा? कुरानदाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। जब कुरानदाजी का सवाल ही पैदा नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में नॉन एलोटीज़ कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबको शेयर्स इशू कर देंगे, और सबको शेयर्स इशू कर क्यों देंगे? क्योंकि आपको एप्लीकेशन ही कम रिसीव हुई हैं। ये जो एप्लीकेशन कम रिसीव हुई हैं इसी को तो हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई होती है सबको शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसा वैसे ही कम आया है, आपके पास तो एप्लीकेशंस वैसे ही कम रिसीव हुई हैं, तो फिर कुरानदाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरानदाजी याद रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर होती है। और क्यों होती है तफसीलात मैंने आपको अभी अभी समझाई हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर एप्लीकेशन जब ज़्यादा रिसीव हो जाती हैं तो कुछ लोगों को तो पैसा रिफ़ंड करना है। अब रिफ़ंड करने का उसूल क्या बनाया जाए, किसी को आप रिफ़ंड करें किसी को रिफ़ंड ना करें, तो जिसको रिफ़ंड आप कर रहे हैं और शेयर्स नहीं दे रहे हैं उसको एतराज़ होगा, फिर उसके लिए उस मसले के हल के लिए कंपनी करती है कुरानदाजी। कुरानदाजी में जिनका नाम आ जाता है उनको शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, अदरवाइज़ दूसरे लोगों को पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आज हमने आपको तफसील से पॉइंट नंबर 6 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक समझाया है। उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि किस टर्म का क्या मतलब है। जब वो टर्म्स का मतलब ही नहीं समझ पाते तो सवाल सॉल्व करना तो दूर की बात है। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाएं। हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नेक्स्ट और रिमेनिंग जो हमारी वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुँच सकेंगी। बर्थडे की विशेज़ कमेंट में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।